Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you contract of pledge. इसका जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैंने इससे पहले भी बिजनेस लॉ की, स्टैटिस्टिक्स की और कंपनी लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल कोट्स देखना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो क्या होता है ना, कभी कभी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, आप गए किसी के पास और आपने उससे बोला कि मुझे पैसे उधार दे दो, 1 लाख रुपीस उधार दे दो। अब वो पर्सन आपको ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना 1 लाख रुपीस। वो क्या कहेगा कि ऐसा करो, तुम कोई अपनी चीज़ मेरे पास गिरवी रख दो और मुझसे पैसे ले जाओ। अब आपने क्या किया, आपके पास ज्वेलरी थी, गोल्ड ज्वेलरी, आपने अपनी ज्वेलरी उस पर्सन के पास गिरवी रख दी और उसके बदले में 1 लाख रुपीस ले लिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसमें आप अपने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखवाते हो किसी के पास और उसके बदले में उससे पैसे ले लेते हो। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और ये जो है हमारा सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आता है। अकॉर्डिंग टू 172, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। जब आप अपने गुड्स को बेल करते हो, मतलब देते हो, ठीक है, बेलमेंट में भी तो हम अपने गुड्स देते हैं ना दूसरी पार्टी को किसी पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है हम वापस ले लेते हैं। तो जो प्लेज है वो भी एक स्पेशल काइंड की बेलमेंट ही है, जिसमें हम अपने गुड्स एज अ सिक्योरिटी देते हैं लेकिन बदले में उस पर्सन से पैसे लेते हैं, और जब हम वो पैसे उससे चुका देते हैं हम अपनी सिक्योरिटी उससे वापस ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है उसमें हमारी 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है, प्लेजर और पॉनर। अब प्लेजर वो पर्सन होता है जो सिक्योरिटी दे रहा है, जो गुड्स दे रहा है, वो हो गया हमारा पॉनर, या फिर उसे प्लेजर भी बोलते हैं। और जिसको सिक्योरिटी दी जाती है, मींस जो आपको उधार देता है, उसे हम पॉनी बोलते हैं या फिर प्लेजी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पॉन भी आ सकता है, तो दोनों सेम ही वर्ड्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो बेलर होता है वो पॉनर होता है और जो बेली होता है वो पॉनी होता है। ओके, अब देखो इसमें पार्टीज कौन कौन सी हैं। पार्टीज टू प्लेज भी आ सकता है, पार्टीज टू पॉन भी आ सकता है, ये 2 नाम है, प्लेजर और प्लेजी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सेक्शन 172 के अंडर। द पर्सन हु डिलीवर्स गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, जो डिलीवर करता है गुड्स एज अ सिक्योरिटी देता है दूसरे पर्सन को, उसे हम प्लेजर बोलते हैं और उसे हम पॉनर भी बोलते हैं। तो 2 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। किसी बुक में पॉनर लिखा हो सकता है तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि मैम मेरी बुक में तो ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, तो ये एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और प्लेजी वो पर्सन होता है जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी और उससे पैसे लिए जाते हैं, इज नोन एज प्लेजी, और उसे हम पॉनी भी बोलते हैं। ओके, और मेरी जो ये वीडियो है ना, आप एज इट इज एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। मेरा जो ये मटेरियल होता है ये प्रॉपर बुक से होता है, और एक बुक से नहीं होता है, बहुत सारी बुक से होता है। तो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम आपकी वीडियो को एज इट इज लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैं इसी पर्पज से ही बनाती हूँ अपनी वीडियो, ताकि आपको एज इट इज अगर आप लिखो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो, सुरेश डिलीवर हिज ज्वेलरी टू रमेश। सुरेश ने अपनी ज्वेलरी जो है वो रमेश के पास गिरवी रखी एज अ सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹3,50,000, और बदले में उससे 3,50,000 का लोन ले लिया। ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। यहाँ पे हमारा जो सुरेश है वो पॉनर है या फिर प्लेजर है, और जो रमेश है वो हमारा पॉनी है या फिर प्लेजी है। क्लियर? अब देखो, if the purpose of bailment is to provide security for the payment of loan or the performance of promise, then such bailment is called a pledge। ये मैं आपको अभी बताया मैंने आपको कि प्लेज भी एक तरह की बेलमेंट ही होती है, बस फर्क इतना है कि प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होती है जिसमें हम गुड्स एज अ सिक्योरिटी देते हैं और बदले में लोन लेते हैं, उससे पैसे लेते हैं।
लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में मैंने आपको जब कराया था तो मैंने टेलर की एग्जांपल दी थी कि हम अपने गुड्स उसको देते हैं कुछ करने के लिए, मतलब सिलने के लिए देते हैं, और जब वो सिल लेता है हमारे कपड़े तो हमें वापस दे देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। लेकिन प्लेज भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मतलब बेलमेंट के अंदर ही आता है, एक तरह की बेलमेंट ही है, लेकिन इसमें हम गुड्स एज अ सिक्योरिटी देते हैं और बदले में उससे लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं। In a contract of pledge, the pawner delivers the goods to the pawnee. Such delivery may be actual or constructive. अब डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी तो वो हो गई जब आपने ज्वेलरी उसके हाथ में पकड़ा दी, वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, अब सपोज आपके पास गुड्स हैं, अब गुड्स जो है वो आपके वेयर हाउस में पड़े हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने गुड्स उठा के उसको देने की जगह आपने क्या करा, उस वेयर हाउस की ही उस वेयर हाउस की जो चाबी है वो पावनी को पकड़ा दी, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। बट इट कैन ओनली बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपने वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, एक तो होता है प्लेज और एक होता है मॉर्टगेज, ठीक है। हिंदी में तो एक ही मतलब होता है, हिंदी में होता है गिरवी, वो तो एक ही वर्ड होता है, लेकिन इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं। अब प्लेज और मॉर्टगेज में फर्क क्या है? जो प्लेज होती है ना वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो पैसे लेने के बदले में, तो उस केस में वो प्लेज हुआ। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई जिसे आप मूव कर सकते हो, जैसे ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गया, गुड्स हो गए। लेकिन अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो कुछ पैसे लेने के बदले में, लोन लेने के बदले में, तो उस केस में उसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग को उठा के तो नहीं दे सकते ना आप किसी को गिरवी, ठीक है ना, ऐसे रख सकते, आप सिंपल उसके पेपर्स देते हो, तो वो मॉर्टगेज हो गई। तो जो प्लेज है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर अप करती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर अप नहीं करती है। अब आ जाओ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्लेज। एक प्लेज में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्लेज इज ओनली ऑफ मूवेबल गुड्स। ये मैंने अभी आपको बताया है कि प्लेज जो होती है वो हमेशा मूवेबल आइटम की ही होती है, उसमें इमूवेबल आइटम्स नहीं आती है। जैसे कि ज्वेलरी हो गई, आप ज्वेलरी गिरवी रख सकते हो लोन लेने के बदले में, शेयर्स दे सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्लेज। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्लेज की स्कोप के बाहर होती है, वो किस में आती है? वो मॉर्टगेज में आती है। नेक्स्ट इज प्लेज इन्वॉल्व्स अ जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स। जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है प्लेज वही पर्सन कर सकता है जो उसका ओनर है। ओनली अ पर्सन हु इज अ लॉफुल ओनर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो उस चीज का ओनर है उसी के पास होता है जुडिशियल पोजेशन, ठीक है, तो वही तो प्लेज कर सकता है ना। अब आप किसी और की चीज उठा के तो नहीं प्लेज कर सकते ना, कैसे रख सकते हो आप गिरवी? मियर पोजेशन ऑफ द गुड्स डज नॉट गिव द पोजेसर अ राइट टू प्लेज द गुड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर गुड्स आपके पास हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जाके किसी के पास भी गिरवी रख सकते हो, क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हो। सपोज अगर आपके दोस्त ने आपको कोई चीज दी है यूज करने के लिए, तो आपने क्या करा, उस चीज को जाके कहीं पे गिरवी रख दिया और पैसे ले लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लेज कौन करता है? वही कर सकता है जो उसका ओनर है। आगे इसकी सर्टेन हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, वो आगे आएंगी आगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु इज इन पोजेशन ऑफ सम गुड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास एम्प्लॉयर के सम गुड्स थे, वो उसे प्लेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है, वो उसका ओनर नहीं है। बिकॉज ही डज नॉट हैव अ जुडिशियल पोजेशन, क्योंकि उसके पास लॉ की नजरों में पोजेशन नहीं है, मीन्स वो उसका ओनर नहीं है। तो सिर्फ एक ओनर ही गुड्स को प्लेज कर सकता है। Next is pledge involves transfer of possession. In a contract of pledge, the goods pledged must be transferred. प्लेज में गुड्स ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ट्रांसफर एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और कैसे ट्रांसफर होता है? पॉनर से पॉनी के बीच में, ठीक है, पॉनर पॉनी को देता है, ठीक है। एक्चुअल मैंने आपको बताया है कि आपने ज्वेलरी उसको दे दी तो एक्चुअल ट्रांसफर हो गया। कंस्ट्रक्टिव जो मैंने वेयर हाउस वाली एग्जाम्पल दी थी वो कंस्ट्रक्टिव हो गया। बट अब प्लेज कैन नॉट बी विदाउट अ ट्रांसफर। बिना ट्रांसफर किए आप प्लेज नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हुआ है। नेक्स्ट इज प्लेज कैन ओनली बी ऑफ सेलेबल कमोडिटी। ऑब्वियसली आप उसी चीज को तो गिरवी रखोगे ना जिसकी कोई वैल्यू है मार्केट में। अगर वो बिक ही नहीं सकती है तो कोई उसको कैसे लेगा एज अ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो वो आपको क्यों उधार देगा पर्सन उस चीज के बदले में? अगर उसकी वैल्यू होगी तभी तो वो लेता है ना अपने पास, कि इन केस अगर आप फ्यूचर में लोन नहीं चुका पाए तो वो उसी सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे रिकवर करता है, ठीक है। तो जो चीज सेलेबल नहीं है वो प्लेज नहीं की जा सकती, ओके। अब जैसे ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी ही आप प्लेज कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्लेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
ठीक है, उसे कोई नहीं लेगा एज अ सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज प्लेज इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ गुड्स व्हेन द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मकसद। When the object of the pledge is accomplished, जब ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है और आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम, मीन्स जब आपने पैसे लौटा दिए उस पर्सन को, पौनी को, तो वो क्या करता है, वो आपके गुड्स जो एज अ सिक्योरिटी उसने अपने पास गिरवी रखवाए थे वो आपको वापस कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ पॉनर एट प्लेजर। अब हम राइट्स डिस्कस करेंगे, इन दोनों के क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट इज पॉनर का फर्स्ट राइट क्या होता है, पहला हक है उसका कि गुड्स को वापस लेना, राइट टू गेट बैक द गुड्स प्लेज्ड। सेक्शन 160 और 161 कहता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, या फिर टाइम पीरियड होने के बाद, या फिर पेमेंट ऑफ डेट, मतलब जो आपने पैसे लिए हैं उससे, पौनी से, जब आप उस पैसों को चुका दोगे तो पॉनर का पूरा हक है कि पैसे चुकाने के बाद वो अपने गुड्स जो है वो पौनी से वापस ले लेगा। नेक्स्ट इज राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट। सेक्शन 163 कहता है इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द वैल्यू और द प्रॉफिट फ्रॉम विच द गुड्स इन प्लेज, अगर जो गुड्स प्लेज किए गए थे अगर उसमें कुछ इंक्रीज हो गया है तो पॉनर का पूरा हक बनता है कि वो अपने गुड्स के साथ साथ उस इंक्रीज को भी साथ में ले। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, देखो अब एक पर्सन ने अपने शेयर्स जो है वो गिरवी रखे थे पौनी के पास और पैसे ले लिए उसके बदले में, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी दौरान कंपनी ने बोनस शेयर्स भी इशू कर दिए, ठीक है। अब बोनस शेयर्स उन्हीं को इशू किए जाते हैं जो ऑलरेडी जिनके पास शेयर्स होते हैं। तो अब बोनस शेयर्स इशू हो गए प्लेज के पीरियड के दौरान, तो इट मीन्स शेयर्स बढ़ गए, शेयर ज्यादा हो गए। तो जब जो है पॉनर वापस लेगा गुड्स पौनी से, मतलब शेयर्स वापस लेगा, तो वो वाले शेयर्स तो वो लेगा ही जो उसने रखवाए, और साथ में बोनस शेयर भी लेगा क्योंकि वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंक्रीज होता है गुड्स में तो पॉनर का पूरा हक है तो वो पौनी से वो भी लेगा जो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। वो चीज तो लेगा ही लेगा और साथ में उसका इंक्रीज भी लेगा। नेक्स्ट इज राइट टू कंपनसेशन। इफ द गुड्स अंडर प्लेज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर वो गुड्स जो उसने गिरवी रखे हैं अगर पौनी उसका ढंग से ध्यान नहीं रखता है, या फिर उसे तोड़ देता है, या ज्वेलरी को तोड़ देता है, या फिर खराब कर देता है, तो पॉनर का पूरा हक है कि वो उस डैमेज का, अगर जो उसे नुकसान हुआ है उसके गुड्स पे, वो उसका कॉम्पनसेशन पौनी से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू गेट द प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू वन सेक्शन 176 कहता है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पॉनर, अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया, मीन्स उसने टाइम पे पैसे नहीं लौटाए पौनी को, जो गुड्स अंडर प्लेज थे, अब क्या करेगा पौनी, वो उसे बेच देगा गुड्स को जो एज अ सिक्योरिटी है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच सेल एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट पेएबल, द पॉनर हैज अ राइट टू गेट बैक द सरप्लस। सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर पॉनर ने 1 लाख रुपीज का लोन लिया था, ठीक है, और जो ज्वेलरी थी वो उसने 1 लाख रुपीज की ही उसके पास गिरवी रखवाई थी। अब जब टाइम आया लौटाने का तो पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया और ज्वेलरी जो है उसने वापस, मीन्स उसने पैसे नहीं लौटाए। अब पौनी क्या करेगा, जो उसके पास ज्वेलरी पड़ी है वो उसे बेच के अपने पैसे रिकवर करेगा, तो उसने क्या करा, उस ज्वेलरी को बेच दिया। अब जो ज्वेलरी बिकी है वो बिकी है 1,50,000 की, मतलब 1.5 लाख की बिकी है। तो जो पॉनर था उसने उसे 1 लाख रुपीज तो देने ही थे, साथ में जो इंटरेस्ट बनता था, सपोज 10,000 इंटरेस्ट बनता था, तो 1,10,000 उसे देने थे पौनी को, ठीक है, लेकिन वो नहीं दे पाया। अब जो ज्वेलरी बिकी है, पौनी ने जो ज्वेलरी बेची है वो 1,50,000 की बेची है, तो अब जो पौनी है उसे तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ पर जो पॉनर है उसका हक बनता है कि वो 40,000 जो सरप्लस है वो पौनी से रिसीव करेगा। क्लियर? ऐसे तो फिर पौनी प्रॉफिट में आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो पॉनर का पूरा हक बनता है कि इन केस अगर ज्वेलरी को बेच के या फिर उस गुड्स को बेच के कोई भी सरप्लस मिलता है उसे, तो वो उसे रिसीव कर सकता है वापस। नेक्स्ट इज राइट टू रिडीम। सेक्शन 177 कहता है इफ देयर इज अ टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन को रीपेमेंट करने की, मतलब वापस करने की कोई टाइम लिमिट फिक्स की गई थी और जो पॉनर है उसने डिफॉल्ट कर दिया, मींस टाइम पीरियड अगर फिक्स किया था, सपोज 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी और वो पॉनर जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर भी उसके पास एक राइट है, जब तक गुड्स एक्चुअली बिकते नहीं है, मींस पौनी ने अभी गुड्स बेचे नहीं हैं,
कि वो अपने गुड्स को रिलीज करा सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ लोन प्लस द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द पॉनी बिकॉज ऑफ सच डिफॉल्ट। ठीक है, तो मतलब अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया तो कुछ समय बाद अगर उसके पास पैसे आ गए तो वो फिर भी जाके अपने गुड्स को रिकवर कर सकता है, लेकिन वो गुड्स पॉनी की तरफ से बेचे नहीं होने चाहिए। मींस बेचने से पहले वो अपने गुड्स को कभी भी जाके छुड़वा सकता है पैसे देकर, और उसे लोन का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, साथ में वो एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे जो पॉनी को उठाने पड़े उस डिफॉल्ट की वजह से, जो उसको नुकसान हुआ है उस डिफॉल्ट की वजह से। क्लियर? अब आ जाओ ड्यूटीज ऑफ पॉनर और प्लेजर। अब राइट्स के साथ साथ उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। क्या ड्यूटीज हैं? फर्स्ट इज टू पे द डेट। सबसे पहली ड्यूटी तो ये है कि भाई जिस डेट के लिए उसने सिक्योरिटी दी है, गुड्स दिए हैं, उसका पहला फर्ज बनता है कि जैसे ही उसकी डेट आए डेट पे करने की तो वो उसे पे कर दे, वापस कर दे उस उधार को। साथ में इंटरेस्ट जो बनता है वो भी उसे दे दे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एग्री किया गया है। मींस जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा गया है, उसका पहला फर्ज बनता है कि वो उस पैसे को लौटा दे। नेक्स्ट इज टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना, शो करना। सेक्शन 150 कहता है कि पॉनर जो भी गुड्स उसके पास गिरवी रखवा रहा है, पॉनर का ये फर्ज बनता है कि वो पॉनी को बताए अगर उन गुड्स में कोई डिफेक्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि उस डिफेक्ट की वजह से पॉनी को कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो डिफेक्ट बताए। सपोज अगर आप काऊ को गिरवी रख रहे हो और काऊ जो है वो बीमार है, या फिर काऊ ऐसी है जो विशियस है, उसका दिमाग ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से पॉनी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो पॉनर का फर्ज बनता है कि वो अपने गुड्स के डिफेक्ट जो है वो पॉनी को डिस्क्लोज करे ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। 175 कहता है सेक्शन, अगर पॉनी ने कुछ खर्चा किया है, इंकर्ड एनी रीजनेबल एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए, उस गुड्स को मेंटेन करने के लिए, तो पॉनर की ड्यूटी बनती है कि वो उस खर्चे को उठाए। ठीक है, मीन्स उस गुड्स को संभालने के लिए अगर पॉनी ने कुछ खर्चा किया है तो पॉनर का फर्ज बनता है कि वो उस खर्चे को पे करे। नेक्स्ट इज ड्यूटी आफ्टर सेल। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कर दिया पॉनर ने, मीन्स टाइम पे पेमेंट नहीं करी, टाइम पे पैसे नहीं लौटाए वापस, इफ द गुड्स आर अंडर द प्लेज आर सोल्ड, अगर गुड्स जो प्लेज के अंडर थे वो बिक गए और जो सेल प्रोसीड्स है वो लेस देन द अमाउंट ऑफ लोन प्लस द इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सेल प्रोसीड्स कम है, पीछे मैंने केस बताया था जब सेल प्रोसीड्स ज्यादा है, अगर सेल प्रोसीड्स कम है, सपोज 1,10,000 रुपये उसका बनता था, 1 लाख रुपीज़ अमाउंट था और साथ में 10,000 इंटरेस्ट था, वो उसे पे करना था, और जब ज्वेलरी बेची तो वो सपोज 90,000 की ही बिकी। ठीक है, तो यहाँ पे अब 20,000 का तो लॉस हो गया ना पॉनी को, तो पॉनर की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो डिफरेंस है 20,000 वो पॉनी को पे करे। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ पॉनी एंड प्लेजी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप एक ही के राइट्स और ड्यूटीज याद कर लेना, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी है और एक की ड्यूटी दूसरे का राइट है। क्लियर? राइट्स ऑफ पॉनी, अब इसके क्या राइट्स हैं? फर्स्ट इज राइट ऑफ रिटेनर टू गुड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 कहता है द पॉनी हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स, रिटेन होता है अपने पास रखना, टिल द अमाउंट ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट पेबल इज पेड टू हिम बाय द पॉनर। कि मीन्स पहला हक है पॉनी का कि वो गुड्स को अपने पास तब तक रखे जब तक उसका लोन का अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पॉनर पे नहीं कर देता। But the pawnee is entitled to retain only such goods that have been pledged against a particular loan. ठीक है, लेकिन पॉनी का सिर्फ यही हक है कि वो सिर्फ उसी लोन के रिगार्डिंग ही उस गुड्स को रखे। सपोज अगर उसने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो वो 1 लाख के अगेंस्ट ही उन गुड्स को रखे। ऐसा नहीं है कि वो किसी और लोन के रिगार्डिंग ना गुड्स को रखे। सपोज अगर 1 लाख रुपए का लोन जो है उसने दिया और गुड्स रख लिए अपने पास पॉनी ने, ठीक है, तो जब पॉनर ने सपोज 1 लाख रुपए लौटा दिए तो पॉनी ये ना कहे कि भाई मैंने पहले भी तुझे एक बार 80,000 दिए थे, अब तो मैं गुड्स तभी दूंगा जब तुम वो 80,000 भी मुझे चुकाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लेज होनी चाहिए वो पर्टिकुलर लोन के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। क्लियर? Next is right of retainer for subsequent advances. A pawner cannot retain the goods for any debt other than that for which the pledge was made. जो पॉनी है वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता
अदर देन दैट, जिसके रिगार्डिंग उसने पैसे दिए हैं बस उसी के रिगार्डिंग ही रख सकता है वो, ठीक है, उसके अलावा वो किसी और चीज़ के रिगार्डिंग नहीं रख सकता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पहले, ठीक है। बट अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, अगर कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो सब्सिक्वेंट एडवांसेस, सब्सिक्वेंट मीन्स फ्यूचर एडवांसेस के लिए भी उन गुड्स को प्लेज कर सकता है। जैसे कि सपोज आप ये कह सकते हो कि 1 लाख रुपए लिए उस पर्सन ने, पॉनर ने, और अपनी कोई सिक्योरिटी दे दी पॉनी को, ठीक है। तो जब वो 1 लाख रुपए चुकाने आया तो उसने अपनी सिक्योरिटी वापस नहीं ली, उसने बोला कि मैं दोबारा फिर तुमसे कई बार ले सकता हूँ पैसे, तो तुम अपने पास रखो सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए भी, ठीक है। तो वो सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो राइट है वो प्रीवियस डेट के लिए नहीं हो सकता। प्रीवियस मीन्स जो पहले ले रखा है, जैसे मैंने 80,000 वाली एग्जांपल दी ना आपको, कि जो पहले का डेट है उसके रिगार्डिंग आप उस सिक्योरिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन सब्सिक्वेंट जो फ्यूचर में आने वाले एडवांसेस है उसके रिगार्डिंग आप उस सिक्योरिटी को एज अ प्लेज रख सकते हो। Next is right to extraordinary expenses. According to section 175, the pawnee is entitled to receive from the pawner any extraordinary expenses. अगर pawnee ने कोई extraordinary खर्चे करे हैं उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए या बचाने के लिए, तो पॉनर का फर्ज बनता है कि वो उस पैसों को दे, ठीक है। पॉनी का ये हक है कि वो पैसे पॉनर से रिसीव करे। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अगर काऊ रखी गई, आपने काऊ को प्लेज करा, अपनी गाय को प्लेज किया और उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया, तो अगर वो काऊ बीमार पड़ गई और उसे कोई डिजीज हो गया, तो उसको डिजीज को ठीक करने के लिए जो दवाइयों का खर्चा आया, जो डॉक्टर का खर्चा आया, वो सारा पॉनी किससे लेगा? पॉनर से लेगा। मतलब उसका हक है कि वो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे पॉनर से रिसीव करेगा। नेक्स्ट इज राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर। अगर पॉनर डिफॉल्ट कर देता है, सेक्शन 176 क्या कहता है कि अगर पॉनर टाइम पे पैसे नहीं लौटाता तो पॉनी के पास क्या हक है? पॉनी के पास दो चीजें हैं। या तो पॉनी क्या करेगा, फाइल सूट, मतलब कोर्ट में केस कर देगा पॉनर के खिलाफ कि इसने प्रॉमिस को तोड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, और वो अपने पास गुड्स एज अ पोजेशन रख लेगा, मतलब गुड्स को अपने पास रखेगा एज अ सिक्योरिटी कि जब तक ये पैसे नहीं देगा मैं इसके गुड्स नहीं लौटाऊंगा। या तो वो ये करेगा, या फिर वो क्या करेगा, पॉनर को नोटिस दे देगा कि अगर तुमने इस तारीख तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे गुड्स को बेच दूंगा और अपने पैसे को रिसीव कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो दो चीजें हैं उसके पास। इफ द सेल प्रोसीड्स फॉल शॉर्ट, वही पॉइंट अब दोनों में आ गया है कि अगर तो सेल प्रोसीड्स कम आती है, मतलब जितने की चीज उसने बेची है, अगर उसे नुकसान हो रहा है तो जो डिफरेंस है वो पॉनर से रिसीव करेगा। लेकिन अगर उसे फायदा हो गया बेच के, ठीक है, 40,000 का जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, 40,000 का उसको फायदा हो गया, तो पॉनी का ये ड्यूटी बनती है कि वो सरप्लस को पॉनर को लौटाए। डिफरेंस अगर हो गया तो वो भी पॉनी पे करेगा डिफरेंस, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो पॉनी का ये फर्ज बनता है कि वो उस सरप्लस को पॉनर को लौटाए। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर इन केस ऑफ पॉनर टाइटल इज डिफेक्टिव। इफ द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड बाय हिम अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। सपोज अगर ए ने बी के गुड्स जो हैं वो फ्रॉड से ले लिए, ठीक है, अब बी के गुड्स लिए हैं, बी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। बी के पास क्या ऑप्शन है, बी के पास या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है या वो उसे वॉइड कर सकता है। अगर वो सबको बताएगा कि भाई मेरे से जबरदस्ती फ्रॉड से लिए गए हैं गुड्स, तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, चुप रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए है वो बी से गुड्स ले गया फ्रॉड से, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब बी ने रिसाइंड नहीं करा। रिसाइंड मतलब अभी कैंसिल नहीं करा, मीन्स एट द टाइम ऑफ द प्लेज उसने क्या करा, ए ने वही गुड्स जाके सी को प्लेज कर दिया और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। क्लियर? अब सी को नहीं पता है कि जो ए गुड्स लाया है वो बी से उसने फ्रॉड से लिए हैं। सी को ये चीज नहीं पता है, ठीक है। सी ने क्या करा, गुड फेथ में एक्ट करा, मीन्स उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि जो ये गुड्स मेरे पास प्लेज कर रहा है वो इसके है ही नहीं है, वो तो किसी और के लेके आया फ्रॉड से। तो यहाँ पे अगर सी को ये चीज नहीं पता है तो सी को उस गुड्स का गुड टाइटल मिल जाएगा, मीन्स वो जो प्लेज होगी वो वैलिड हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर सी को पता है तो फिर वो प्लेज वैलिड नहीं होगी। अब आ जाओ ड्यूटीज ऑफ पॉनी और प्लेजी। अब इसकी क्या ड्यूटीज है? फर्स्ट इज टू टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। वही है, उसकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि सेक्शन 151 कहता है कि वो गुड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, ऐसे नहीं कि उसे कहीं पर भी फेंक के रखे।
नेक्स्ट इज नॉट टू मेक इम्प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स प्लेज्ड, वो गुड्स का गलत यूज ना करे। ऐसे ना हो कि उसके पास ज्वेलरी आ गई है तो वो आगे किसी को पहनने के लिए दे दे, ऐसे नहीं है, मतलब इम्प्रॉपर यूज ना करे, उसे अपने पास संभाल के रखे। नेक्स्ट इज नॉट टू मिक्स द गुड्स प्लेज्ड विद हिज ओन गुड्स, वो उन गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। ये सेक्शन 156 और 157 कहता है, ये ड्यूटीज हैं उसकी। नेक्स्ट इज टू रिटर्न द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही उसको पैसे मिले, मतलब लोन अमाउंट उसको मिल जाए वापस, तो वो उसका फर्ज बनता है कि वो उन गुड्स को पॉनर को लौटा दे। सेक्शन 163 ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट द पॉनी शुड ऑल्सो रिटर्न द इंक्रीज, अगर उन गुड्स में कुछ इंक्रीज भी हुआ है, जैसे मैंने शेयर्स वाला एग्जांपल दी थी कि अगर बोनस शेयर्स हुए हैं तो पॉनी का ये भी फर्ज बनता है कि वो उन गुड्स के साथ साथ जो उसकी इंक्रीज इन वैल्यू हुई है वो भी उसे लौटाए पॉनर को। क्लियर? अब आ जाओ हु मे प्लेज, कौन प्लेज कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ओनर होता है जो गुड्स का, जो मालिक है गुड्स का, सिर्फ वही प्लेज कर सकता है। अगर एक नॉन ओनर गुड्स को प्लेज करता है तो वो वैलिड प्लेज नहीं मानी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा वॉइड हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे जो नॉन ओनर होता है वो भी वैलिड प्लेज कर सकता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स मीन्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे नॉन ओनर्स जो है वो प्लेज अगर करते हैं तो वो वैलिड मानी जाती है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्लेज ऑफ गुड्स बाय द मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, तो सेक्शन 178 कहता है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट जो बिजनेस एजेंट होता है, अगर उसके पास गुड्स का पोजेशन है या फिर गुड्स का टाइटल है मीन्स ओनरशिप है, अगर वो ओनर के कंसेंट से मीन्स उसकी इच्छा से, ओनर की इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं, ही में प्लेज द सच गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस टाइमिंग के अंडर ही अगर वो ये काम करता है, ही इज एक्टिंग, और उसे अथॉरिटी है ये करने की, मीन्स उसे जो ओनर है उसने अथॉरिटी दे रखी है कि हाँ तुम गुड्स प्लेज करके पैसे जो है वो ले सकते हो लोन पे। ठीक है, उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करा है टू मेक सच प्लेज, और जो प्लेज है वो ओनर के ही फायदे के लिए है, उसी के इंटरेस्ट के लिए है, तो उस केस में एजेंट की तरफ से करी गई प्लेज भी वैलिड मानी जाएगी, चाहे वो ओनर नहीं है। क्लियर? लेकिन उसके लिए ये पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, ओनर के कंसेंट से होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंडर उसने काम किया हुआ होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और जो प्लेज है वो ओनर के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, तो वो प्लेज वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि सिर्फ जो कमीशन एजेंट है वही वैलिड प्लेज कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर, कोई और पर्सन जिसके पास गुड्स का पोजेशन है वो वैलिड प्लेज नहीं कर सकता। जैसे सपोज अगर आपने अपने गुड्स अपने दोस्त को रखने के लिए दे दिए, तो अगर अपने दोस्त जो है आपका वो ओनर नहीं है, वो जाके प्लेज करेगा तो वो वैलिड प्लेज नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्त आपका एजेंट नहीं है, सिर्फ एजेंट ही जो है वो वैलिड प्लेज कर सकता है, चाहे वो ओनर नहीं भी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो एक बिजनेस एजेंट होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है गुड्स को बेचने की, या गुड्स को इधर उधर सेंड करने की, या फिर गुड्स को बाय करने की, या फिर पैसों को रेज करने की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। नेक्स्ट इज प्लेज वेयर द पॉनर हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। अब जहां पे पॉनर को लिमिटेड इंटरेस्ट है तो उस केस में क्या है, तो उसकी प्लेज सिर्फ उतने तक ही वैलिड होगी जितना उसको इंटरेस्ट है। सेक्शन 179 कहता है, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज ए को रास्ते में पड़ी हुई एक घड़ी मिली, जो कि घड़ी किसकी थी? बी की थी। अब ए ने क्या करा, उसमें सेल नहीं थे, उसमें सेल डलवाए 30 रुपए के, उसे रिपेयर कराया, और उसने क्या करा, उसको प्लेज कर दिया 100 रुपीज़ के लिए, मतलब उसने किसी को घड़ी दी और उसके बदले में उससे 100 रुपये ले लिए। अब इन दिस केस ए प्लेज विल बी वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30। अब यहाँ पे ए का जो इंटरेस्ट है उस प्लेज में सिर्फ 30 रुपये तक है, तो उसकी जो प्लेज है वो वैलिड भी 30 रुपये तक ही होगी, और बी जो है वो अपनी वॉच जो है वो ए से ले सकता है, वो 30 रुपये ए को पे करके। क्लियर? तो जितने का इंटरेस्ट है उतने तक की प्लेज वैलिड होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर भी ए ओनर नहीं है, लेकिन उसकी जो वैलिड प्लेज वैलिड होगी, लेकिन सिर्फ 30 रुपये तक। नेक्स्ट इज प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वही पॉइंट जो मैं अभी आपको बता के हटी हूं कि अगर आपने किसी से गुड्स ले लिए, जबरदस्ती ले लिए, कोएर्शन जबरदस्ती बंदूक की नोक पे ले लिए, या फ्रॉड से ले लिए, और आपने वो गुड्स जाके किसी को प्लेज कर दिए,
ठीक है। और जिसको आपने प्लेज करे उसको नहीं पता है कि आप किसी से गुड्स जबरदस्ती लेके आए हो, ठीक है, या चुरा के लेके आए हो, उस पर्सन ने गुड फेथ में एक्ट करा, उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि आपका डिफेक्ट है, जो टाइटल है आपका डिफेक्टिव है। टाइटल डिफेक्टिव का मतलब होता है कि आप उसके ओनर नहीं हो, ठीक है। तो उस केस में वो वैलिड प्लेज हो जाएगी अगर वो पौनी जो है वो गुड फेथ में एक्ट करता है। अब जैसे ये देखो, इफ अ मोहन प्लेज अ रेडियो सेट, मोहन ने रेडियो सेट विकास को प्लेज कर दिया फॉर ₹2300 का लोन ले लिया, विकास को दे दिया, लेकिन वो रेडियो सेट तो पहले से ही बिका हुआ था एंड विकास को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि जो रेडियो सेट है वो ऑलरेडी महेश को बिक चुका है। अब विकास ने गुड फेथ की तरह एक्ट करा और उसे नहीं पता था कि जो मोहन है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास जो है उसने गुड फेथ में एक्ट करा है, उसे इस चीज की नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पर भी नॉन ओनर की तरफ से की गई प्लेज जो है वो वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। को ओनर होता है जब एक चीज के बहुत ज्यादा ओनर्स हों, ठीक है, तब उस केस में को ओनर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स। व्हेन द गुड्स बिलोंग टू मोर देन वन ओनर, जब गुड्स एक से ज्यादा ओनर के हों और जो गुड्स हैं वो एक ही के पोजेशन में है, मतलब बहुत ज्यादा ओनर है उन गुड्स के लेकिन एक ही के पास हैं वो सारे गुड्स, तो जिस पर्सन के पास वो गुड्स हैं अगर वो गुड्स को प्लेज करता है बाकी ओनर्स की कंसेंट से, मतलब उसकी रजामंदी से अगर वो प्लेज करता है, तो यहाँ पर भी वैलिड प्लेज मानी जाएगी। चाहे वो अकेला ओनर नहीं है, वो एक को ओनर है, लेकिन उसकी तरफ से भी वो प्लेज जो है वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट इज प्लेज बाय अ बायर इन पोजेशन बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड। अब बायर कौन होता है? जिसने खरीदा है। इन पोजेशन मतलब गुड्स उसके पास आ गए हैं लेकिन अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि बायर अभी ओनर नहीं बना है लेकिन उसके पास गुड्स आ गए हैं। तो उस केस में अगर वो प्लेज करता है तो वो अभी ओनर तो है नहीं है, तब भी उसकी तरफ से वैलिड होगी। कब होगी? देखो, वह समटाइम्स बिफोर द सेल इज कंप्लीटेड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ गुड्स, मतलब ओनर की रजामंदी से गुड्स उसके पास आ गए, बायर के पास। अब बायर अभी तक ओनर नहीं बना, क्यों? क्योंकि अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर बायर प्लेज करता है गुड्स को और पॉनी एक्सेप्ट द प्लेज, इट डीम टू बी अ वैलिड प्लेज। अब एग्जांपल देखो, विजय ने मशीन खरीदी और हायर परचेज। The transfer of ownership of the machine will only take place when he has paid all the installment of the hire purchase. Hire purchase में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब सारी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, ठीक है। अब गुड्स तो उसके पास पहले से थे, हायर परचेज में पहले चले जाता है ना पोजेशन। तो इफ ही प्लेजेस द मशीन, और उसने क्या करा, उस मशीन को प्लेज कर दिया जबकि अभी तक उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। बिफोर ही हैज कंप्लीटेड द पेमेंट, अभी उसने पूरी पेमेंट पे नहीं करी लेकिन अभी उसने क्या करा, उस मशीन को प्लेज कर दिया। और जो पौनी है अगर उसने गुड फेथ में एक्सेप्ट करा, उसे नहीं पता है कि अभी तक ये ओनर नहीं बना है, तो अगर उसने गुड फेथ में एक्सेप्ट करा है, उसे नहीं पता है इस चीज के बारे में, तो वो वैलिड प्लेज मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी जो वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है वही लागू होगा। क्लियर? आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।